देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने वो दो सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर 4000 से ज्यादा ईवीएम के भीषण आग की चपेट में आकर बर्बाद होने को लेकर आखिरकार रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। दोस्तों बताएंगे 9 पन्ने की रिपोर्ट में किस तरीके से किया गया है बड़ा खुलासा दोस्तों, और एक के बाद एक कई तर्क देकर साजिशों का लगाया गया है गंभीर आरोप। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कौन कौन से विधानसभा की मशीनें जलकर राख हो गई है दोस्तों, और यहाँ पर कौन जीता है चुनाव बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, और सहयोग और प्रयोग को लेकर छिड़ चुकी है पूरी तरीके से बहस। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्यों कहा कि हम जहर पीने को है तैयार और राजनीतिक रास्ते को बीजेपी ने कब्जा लिया है, अब प्रतिरोध आंदोलन का रास्ता अपनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की 4000 ईवीएम के अचानक से बंगाल चुनाव के खत्म होते ही 1 महीने के अंदर ही जलकर खाक हो जाना ये कोई संयोग नहीं बल्कि किया जा रहा गंभीर प्रयोग है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा सा एरिया है दोस्तों, यानी दक्षिण बंगाल का एक बड़ा एरिया है दक्षिण 24 परगना, जहां पर टोटल 31 विधानसभा की सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 31 सीटें जीत ली थी दोस्तों, लेकिन इस बार के चुनाव में जब वोट डाले गए तो 40% मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीत गई दोस्तों, यानी टीएमसी का 31 से आंकड़ा घटकर 19 पर आ गया और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत गई दोस्तों, बाकी वाम मोर्चा 2 सीटें जीत गई दोस्तों। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में एक जबरदस्त तरीके का इजाफा देखने को मिला दोस्तों, जहां बीजेपी यहां खाता नहीं खोल पाई थी पूरे क्षेत्र के अंदर 31 में से 31 सीटों पर बीजेपी को हार और बल्कि बड़े हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत जाती है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर तकरीबन 50-50, 60-60, 70-70 हजार वोटों में बीजेपी का इजाफा होता है दोस्तों। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये कि दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आने वाले अलीपुर के 9 मंजिला सरकारी भवन के अंदर आग लग गया दोस्तों, और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई 4000 के आसपास ईवीएम जलकर खाक हो गई है दोस्तों, और सरकारी अधिकारियों ने इस बात की डंके की चोट पर पुष्टि की है दोस्तों, यानी आग लगने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा 9 पन्नों का एक पूरा रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजा गया है दोस्तों, जिसमें गोदाम में रखी ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों को भारी नुकसान का जिक्र किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही एसएलयू और दूसरा चुनावी सामग्री भी जलकर राख हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार अभी नुकसान की सटीक समीक्षा का आकलन करना बाकी है, लेकिन फोरेंसिक जांच खत्म होने के बाद चुनाव आयोग को दूसरी रिपोर्ट भेजी जाएगी दोस्तों। पहली रिपोर्ट में साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन ने प्रथम दृष्टया जो नुकसान हुआ है उसका जिक्र किया है दोस्तों। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक जो बड़ी बात कही गई है दोस्तों वो ये कि सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल पर आग पहुंच गई, यानी पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लगती है दोस्तों, उसके बाद चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर कहीं आग नहीं लगती, और उसके बाद 7वीं और 8वीं मंजिल पर आग लगती है, यानी जहां पर ऊपर में ईवीएम रखा हुआ था दोस्तों, जो स्टोर रूम बनाया गया था वहां पर आग लग जाती है। इस मामले को लेकर पुलिस को गंभीर साजिश की भनक लग रही है दोस्तों। इसके बाद फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा इस पूरे घटनाक्रम में आखिरकार क्या मामला था दोस्तों। ऐसे में इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है दोस्तों। इस मामले पर स्थानीय मीडिया के द्वारा जो बातें चल रही है दोस्तों वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सनमार्ग नेटवर्क के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 5 विधानसभा की ईवीएम लगभग 60% जलकर खाक हो गई है और 24 घंटे के बाद भी कूलिंग की प्रक्रिया लगातार जारी दिखाई दी दोस्तों। दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आने वाले मुख्यालय स्थित जिला परिषद और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में लगी आग 24 घंटे के बाद भी दमकल की विभाग कूलिंग प्रोसेस का हिस्सा रही दोस्तों। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट दिया गया है, जो बताया गया है वो ये है कि 9 मंजिल में रखी ईवीएम पूरी तरीके से चपेट में आई है और 60% मशीनें क्षतिग्रस्त हुई है दोस्तों। इसमें दावा किया गया है कि टोलीगंज, बेहला पूर्व और बेहला पश्चिम के साथ साथ मटिया ब्रुज विधानसभा क्षेत्र की जो मशीनें थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है दोस्तों। अब इन क्षेत्रों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि टोलीगंज विधानसभा सीट पर 2021 के चुनाव के अंदर टीएमसी का उम्मीदवार लगभग 50,000 के अंतर से चुनाव जीता है दोस्तों। 2026 के चुनाव में यहाँ पर पिपिया अधिकारी बीजेपी का नेता लगभग 6,000 के अंतर से चुनाव जीत जाता है, यानी पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उससे 30,000 ज्यादा वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिलते हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के वोटों की संख्या में लगभग 18,000 का गिरावट देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जिस सीट पर 50,000 वोट से टीएमसी जीती थी वहां पर टीएमसी 6,000 वोट से हार जाती है दोस्तों। ऐसे ही जो दूसरा विधानसभा जहां का ईवीएम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है दोस्तों वो बेहाला पूर्व की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2021 का चुनाव लड़ती है और तृणमूल कांग्रेस के सामने लगभग 40,000 वोटों से हार जाती है दोस्तों। कुल आंकड़ा 37,428 वोटों का था, जो बाद में 2026 के अंदर बीजेपी को इस सीट पर 25,000 के वोटों के अंतर से जीत मिल जाता
है दोस्तों, यानी बीजेपी के वोटों में लगभग 42,000 वोटों का इजाफा देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे ही जो पश्चिम की सीट है यानी बेहाला पश्चिम की सीट है, यहाँ पर 2021 के चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीते हैं दोस्तों। और जब इस साल का 2026 का चुनाव होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग 24,000 के अंतर से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। यहाँ पर भी बीजेपी नेता के वोटों में 50,000 वोटों का अंतर देखने को मिलता है दोस्तों, यानी 50,000 वोट अतिरिक्त बीजेपी के नेता को मिलते हैं। एक सीट पर इतना बड़ा इजाफा होता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में ये सारी सीटें हैं जिसकी ईवीएम प्रभावित चल रही है। पूरे मामले को लेकर अब आगे प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आम जनता इस पूरे मामले को लेकर चाहती है कि पूरी रिपोर्ट जनता के सामने आए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को फाइनल रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर 8 तारीख को इंडिया गठबंधन को हुई बैठक को लेकर राहुल गांधी के बयान पर राहुल गांधी ने अपना ऑडियो क्लिप जारी किया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ बोला था, इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी की ओर से एक पॉडकास्ट मैसेज दिया गया है दोस्तों। इस मैसेज के अंदर राहुल गांधी अपनी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ साथ इंडिया गठबंधन को पार्टी कैसे आगे लेकर बढ़ेगी दोस्तों, इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि हम भगवान शिव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जिसमें भगवान शिव जहर का सेवन करते हैं ताकि समाज के सभी लोग खुश रहे। ऐसे में राहुल गांधी इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम लोग भी पूरी तरीके से हमारे ऊपर जितनी भी बातें कही जाएगी यानी जितनी आलोचना की जाएगी हम उन सबको स्वीकार करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इंडिया गठबंधन के सभी लोगों के मन में खुशी रहे, सब लोग एकजुट होकर काम करें। और राहुल आगे कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी, मूलभूत जिम्मेदारी है, और मैं ऐसा अहंकार के हिसाब से नहीं बोल रहा, यानी अपने अहंकार में लिप्त होकर नहीं बोल रहा, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हम सब लोग पूरी तरीके से एकजुट रहे। और इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच में क्या अंतर है दोस्तों, वो जो बारीक सी अंतर है दोनों अलग अलग समूहों के बीच में, उसका जिक्र करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के तुलना में कांग्रेस पार्टी में ये अंतर है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म प्रतिरोध की राजनीति से शुरू हुआ है, यानी कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शुरू से प्रतिरोध किया है, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं उनका जन्म भारत की आजादी के बाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आजाद भारत की सरकारों के संरक्षण में हुआ है, और यही दोनों लोगों में मूलभूत अंतर है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के हाथ लग गई है, तो प्रतिरोध हमारा एकमात्र उपाय है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर सड़कों के संघर्ष को और तेज करेगी दोस्तों। और उन्होंने आगे कहा कि हमारी जो मूलभूत विचारधारा है वो ये है कि हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी वालों के सामने कभी झुकेंगे नहीं और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसके बाद जो राहुल गांधी बोलते हैं दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन कौन से दिशा में आगे बढ़ने वाला है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं क्षमा के साथ में यानी माफी के साथ में ये बोलना चाहता हूं कि हमारे बीच में कंफ्यूजन है यानी भ्रम है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी टीएमसी आरजेडी के बीच में कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में भ्रम है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करके यानी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके, कहने का मतलब चुनाव लड़के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन यही हम बड़ी गलती कर दे रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं तब काम आती है जब भारत सरकार एक निष्पक्षता के साथ काम करती है और आपको यानी विपक्ष को मौका देती है चुनाव लड़ने का निष्पक्ष तरीके से और अन्य व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करने का निष्पक्ष तरीके से। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की पार्टी और बीजेपी के बीच में समान अवसर नहीं है, यानी हम लोग बराबरी की लड़ाई नहीं बल्कि जमीन आसमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास पूरा तंत्र मौजूद है, यानी इंडिया गठबंधन असमान विचारधारा से लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी के पास पूरी संस्थान और तंत्र मौजूद है जिसके सामने इंडिया गठबंधन लड़ाई नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि टीएमसी के अंदर मेरे कुछ दोस्त थे, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, और मैंने उनको बार बार कहा कि अरे आप सपना देख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने उनसे बताया कि जो आप ये सपना देख रहे हो मैं भी गुजरात को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर देखा करता था और हर जगह केवल एक ही चीज हुई, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है जिससे लग रहा है कि राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के मूड में है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम भारत राज्य की सरकार से यानी भारत की जो सरकार है उससे उम्मीद नहीं करते कि वो निष्पक्ष होकर इंडिया गठबंधन को भी मौका देगी चुनाव लड़ने का और राजनीतिक तंत्र को इस्तेमाल करने का, क्योंकि हम लोग एक ऐसे आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं, यानी हमारी लड़ाई हमेशा से प्रतिरोध की रही है, चाहे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करने का मामला हो जो हमारे प्रति पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते थे, तो हमको पता है कि कैसे लड़ाई लड़नी है और इसीलिए हम लोग इस बात की अब चिंता भी नहीं करते कि हमारे साथ सरकार किस तरीके का बर्ताव करती है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी घूम फिरकर एक बात स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो पार्टियां अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है उनको अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की जगह
प्रतिरोध की राजनीति करनी चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन की एकजुटता राजनीतिक तौर पर बने। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब प्रतिरोध की बात आए, यानी जब जोरदार तरीके के आंदोलन की बात आए, तब एकजुटता मजबूती से देखी जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सड़कों के संघर्ष से ही कोई भी राजनीतिक परिदृश्य को बदला जा सकता है, और इसीलिए राहुल गांधी संघर्ष की बातें बोल रहे हैं और सबको मैदान में कूदने का आह्वान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने और भी कई बड़ी बातें कही है दोस्तों, लेकिन ये सारी चीजें बेहद अहम थी दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था दोस्तों। उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई के लिए दोस्तों। तो सुनवाई के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल किया था, यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने कभी इतिहास में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लिए गए फैसले को बदला है? तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सर अगर नहीं बदला तो हमको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी बहुत अच्छी बात बोलते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि ऐसा साफ साफ भारत के संविधान में 329 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का काम निष्पक्षता के साथ में होना चाहिए और कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी तो है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अपने हिसाब से 2+2 यानी 2+2 को 4 की जगह 6 लिख देगा, तो क्या कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा कि हम दखल नहीं दे सकते? इसके बाद प्रशांत मिश्रा एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं दोस्तों, यानी जज इस बात पर अड़े हुए थे कि अभी तक कोर्ट ने कभी कोई दखल नहीं दिया, तो फिर हम कैसे इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़े दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा था कि जज साहब अपने कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर चलने के लिए तैयार थे दोस्तों, कोई नया आदेश जारी नहीं करना चाहते थे। इस मामले को लेकर जज कह रहे हैं कि चुनावी याचिका दाखिल कर दीजिए, यानी जो बीजेपी के नेता चुने हुए हैं दोस्तों उनको सांसद मान लीजिए और उनके खिलाफ शिकायत कर दीजिए। वापस से जो चुनावी सुनवाइयां होती है उसमें 2.5-3-4 साल लगते हैं दोस्तों। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी इसी बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव याचिका दाखिल करेंगे तो वही 3 साल 4 साल लगेंगे, तो इसे तो कुछ हासिल होगा नहीं, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा दोस्तों। लेकिन कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं था और इसके बाद बहस को यही रोक दी जाती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे थे लगभग उसी तरीके की बातें यहाँ पर सामने आई है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 2027 के पंजाब चुनाव को लेकर दोस्तों अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने बठिंडा के अंदर एक बड़ा ऐलान करते हुए आने वाले चुनाव यानी 27 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान को एक बार फिर से प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगले पंजाब विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री हमारे भगवंत मान सिंह रहेंगे और पार्टी का चेहरा वो पहले भी थे अभी भी रहेंगे और राजनीतिक रूप से ये अहम क्षेत्र है दोस्तों, मालवा क्षेत्र है। और एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि जल्द चुनाव को लेकर हम लोग और बड़े ऐलान करेंगे और नवंबर के अंदर चुनाव हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि सरकार का काम जारी रहे, चल रही कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे में दोस्तों पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में क्या चतुर्कोणीय मुकाबला होगा, यानी 4 कॉर्नर स्ट्रगल होगा, या फिर पिछले चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही रहेगा मुकाबला। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके का मामला सामने आया दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी और उनके पूर्व पीए सहायक निशांत केतु झा के बीच में सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर विवाद सामने आ गया दोस्तों। मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री ने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आरोप ये थे कि आधिकारिक एक्स अकाउंट अभी उनके पूर्व पीए के नियंत्रण में है, जबकि बहुत साल पहले उनके पूर्व पीए काम छोड़ चुके हैं। ऐसे में मंत्री कार्यालय की ओर से शिकायत में कहा गया कि निशांत केतु झा के पास अभी एक्स अकाउंट का एक्सेस है और मंत्री का अकाउंट का एक्सेस जबकि उनके पास होना चाहिए, यानी उनके पूर्व पीए की जगह मंत्री को जानकारी मिलनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों इन आरोपों को पूर्व पीए निशांत केतु झा ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि मंत्री अशोक चौधरी एक्स अकाउंट मेरे व्यक्तिगत ईमेल आईडी से बनाया था। उन्होंने उनके मुताबिक अब उन पर उनके निजी ईमेल का एक्सेस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो एकदम उचित नहीं है। निशांत केतु झा का कहना है कि वह अपना व्यक्तिगत ईमेल किसी और को नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री या उनकी टीम अकाउंट से जुड़े ईमेल या अन्य जानकारी बदलना चाहती है तो तकनीकी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार के पैसे की कोई बात नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं ये एकदम गलत है। साथ साथ दोस्तों
कांग्रेस जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके शुक्रवार को लखनऊ के अंदर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा देश एक आंदोलन से बना हुआ देश है और अगर आंदोलन नहीं होता तो हमारा देश भी नहीं बनता। आजादी की लड़ाई हमारा पूरा आंदोलन रहा जिसे हमने भारत को आजाद करवाया और भारत एक ऐसा देश रहा है तो जो आजादी की लड़ाई लड़कर ही बना है, इसीलिए आंदोलन हमारा हमेशा से तरीका रहा है। आंदोलन सबसे बड़ी देशभक्ति है, पीछे नहीं हटेंगे। लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे थे। दोस्तों, इसके बाद अब अमृतसर का उनका दौरा होने वाला है। आज अमृतसर के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी अपने लोगों के साथ बातचीत करने वाली है। दोस्तों, यानी छात्रों से मुलाकात करके फिर से पंजाब के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब इकाई के शीर्ष नेताओं को शुक्रवार शाम को नई दिल्ली में एक अहम बैठक के लिए तलब किया। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए। दोस्तों, ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पंजाब बीजेपी नए पदाधिकारी नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए केवल सिंह ढिल्लों को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। इस बात को लेकर सुनील जाखड़ काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। दोस्तों, और धीरे धीरे करके मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल उनके समर्थक पूछ रहे हैं। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये की कर्नाटका में डीके शिवकुमार की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर डीके शिवकुमार के सरकार में आने, मुख्यमंत्री बनने के पहले जो बड़ी जिम्मेदारी जमीर अहमद खान को दी गई थी, वो जिम्मेदारी क्यों उनसे दूर कर ली गई है। मुस्लिम समाज के लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि जमीर अहमद खान मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछली बार इनको सिद्धरमैया सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस बार डीके शिवकुमार की सरकार में इनको कोई बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने केरल में जाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और मुस्लिम समाज के वोटों को कांग्रेस के पक्ष में करवाया और यहाँ तक कि कैबिनेट का पोस्ट तो इनका बनता है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का पोस्ट भी नहीं दिया गया। और देखना ये होगा दोस्तों कि अब डीके शिवकुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के बड़े नेता जमीर अहमद खान को कैबिनेट की फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो अब अगले लिस्ट में जोड़ना जरूर चाहिए और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर अल्पसंख्यक समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी, तभी जीत की संभावना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है दोस्तों, जो हितैषी है, वो कह रहे हैं कि पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए और अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, ये मामला कोलकाता के हारे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां पर शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2026 में दिए गए एक राजनीतिक भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने ऐसी टिप्पणी की जिसे सांप्रदायिक सद्भावना काफी ज्यादा बिगड़ी। इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। दोस्तों, पुलिस ने शिकायत दर्ज करके पूरे प्रकरण पर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस मामले को लेकर गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, यानी केवल एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन आगे किस तरीके से जांच पड़ताल किया जाएगा इसे लेकर जल्द रिपोर्टें सामने आएगी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर पहले शिकायत की गई, फिर एफआईआर में उसको बदल दिया गया और अब जांच पड़ताल करने के लिए कई सारे अधिकारी ममता बनर्जी के आवास पर भी पहुंच सकते हैं, जो सीआईडी वाले मामले को लेकर भी देखा गया है। तो ऐसे में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए काफी बुरा दौर चल रहा है। दोस्तों, लगातार दोनों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर एमएलसी चुनाव में यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो मंत्री भी हैं दोस्तों, उनको मौका नहीं मिला एमएलसी के चुनाव में एमएलसी बनने का। दोस्तों, इसके बाद चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया और एमएलसी की एक सीट नहीं दी। ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर पटना के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बिहार को निरंतर केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है, मजबूती के साथ केंद्र सरकार हमारे साथ में खड़ी है। और इसी बीच दोस्तों, दीपक प्रकाश को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि वो मंत्री तो रहेंगे, 6 साल से ज्यादा रहेंगे। ऐसे में अगर आप भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम हर हाल में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेज कर रहेंगे। राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके राजनीतिक हलकों में ये सुनिश्चित करेगी कि आंदोलन लगातार जारी रहे और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इनको यानी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजेगी। दोस्तों, ऐसे में दिग्विजय सिंह पूरी तरीके से तैयार थे कि मीनाक्षी को आगे भेजा जाए, उनको राज्यसभा भेजकर सांसद बनाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया जाए। दोस्तों, लेकिन बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो कैसे राज्यसभा का सांसद बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ दोस्तों
एक मीडिया रिपोर्ट में अपडेट सामने आई है दोस्तों। अपडेट ये है कि थालापति विजय ने अडानी को तगड़ा झटका दिया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने जनता के हक में एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। अडानी ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो मिला था उसको सीधे सीधे रद्द कर दिया है दोस्तों। और पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट अडानी एंड सन्स को दिया था जिसे आम जनता पर बिजली बिल और ज्यादा बढ़ जाता। जनता फर्स्ट की नीति अपनाते हुए सीएम विजय ने साफ भांप लिया कि ये जनता को नुकसान होने वाला है और बिजली कॉर्पोरेशन यानी टेंगिडको ने इसे खारिज करने की सिफारिश कर दी थी। और बाकी राज्यों को एक तरीके से आईना दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश जहां पर स्मार्ट मीटर से आम जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, आम जनता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए भी एक तगड़ा झटका है और एक मैसेज है कि अगर तमिलनाडु कर सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय को लेकर जो भ्रम पैदा किए जा रहे थे, जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे, ये बात एकदम गलत साबित हुई है दोस्तों। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।